सीएचएस के एग्जाम में सेम 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता का अर्थ क्या है। तो हाउ ह्यूमन बींग्स प्रोग्रेस्ड फ्रॉम अर्ली लाइफ टू मॉडर्न सोसाइटी। नौपाषाण युग कब से कब तक था? तो 4000 ईसा पूर्व से कब? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर। तो आज हम हिस्ट्री के एक ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सीएचएस के एग्जाम में सेम 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखते हो तो समझ जाओ कि आप 5 क्वेश्चन को फाइंड कर चुके हो इस चैप्टर के। एंड ये चैप्टर आपको फटाफट तो खत्म नहीं होने वाला है, इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे। यानी कि जैसे कि इसमें है एक इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसको भी हम लोग एक प्रॉपर वीडियो में 10 से 15 मिनट का वो वीडियो रहेगा, उसमें भी हम लोग उस टॉपिक को कवर कर देंगे। लेकिन इस टॉपिक में जितना तक हो सकता है, इस चैप्टर में जितना टॉपिक को हो सकता है उस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक देखना, बस यही रिक्वेस्ट है। एंड आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता का अर्थ क्या है। तो हाउ ह्यूमन बींग्स प्रोग्रेस्ड फ्रॉम अर्ली लाइफ टू मॉडर्न सोसाइटी यानी कि मानव जीवन का आदिम काल से आधुनिक काल तक का विकास। यानी कि ये सभ्यता का अर्थ हो गया कि मानव जीवन का आदिम काल से आधुनिक तक का विकास कैसे हुआ, यानी कि ह्यूमन जो थे उनके प्रोग्रेस कैसे हुई अर्ली लाइफ टू मॉडर्न सोसाइटी तक। तो इस सभ्यता का यही अर्थ हो गया, यानी कि सिविलाइजेशन का यही अर्थ हो गया, समझ गए। या और है कि सिविलाइजेशन मीन्स ए डेवलप्ड वे ऑफ लिविंग, यानी कि सभ्यता का अर्थ है उन्नत जीवन शैली। सभ्यता का अर्थ है उन्नत जीवन शैली यानी कि डेवलप वे ऑफ लिविंग। ओके, इट इंक्लूड्स कल्चर, साइंस एंड सोशल लाइफ। इसमें संस्कृति, विज्ञान और सामाजिक जीवन भी शामिल है। ओके, सिविलाइजेशन में विज्ञान भी यानी कि साइंस, सामाजिक जीवन यानी कि सोशल लाइफ भी शामिल है और साथ ही साथ संस्कृति यानी कि कल्चर भी सम्मिलित है। ओके, इन सारे टॉपिक को एक एक करके हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। इस क्लास को फिर से मैं बता रहा हूँ, लास्ट तक देखना, जितना हो सके भाई पूरे क्लास को देखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अर्ली ह्यूमंस, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्ली ह्यूमंस। अर्ली ह्यूमंस क्या है, प्रारंभिक मानव क्या है। तो अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन फॉरेस्ट्स एंड केव्स। प्रारंभिक मानव जंगलों और गुफाओं में रहते थे। जो बहुत पहले जब स्टार्टिंग के ह्यूमंस थे वो जंगल में और गुफा, जैसे अभी वहाँ पे टाइगर्स वगैरह रहते हैं गुफाओं में, वैसे गुफाओं में रहते थे। वे भोजन के लिए प्रकृति पर निर्भर थे। दे डिपेंडेड ऑन नेचर फॉर फूड। वे अगर जैसे कि कुछ फल वगैरह थी तो वो प्रकृति पर ही निर्भर करते थे। जैसे इस मौसम में कौन सा, जैसे रैनी सीजन था तो उस टाइम पे जो फल आते थे उसी पे निर्भर रहते थे कि उस टाइम पे जो फल आएंगे वही खाकर हम अपना गुजारा करना है। ओके, इसका ये मतलब हो गया, वे भोजन के लिए प्रकृति पर निर्भर थे। फिर उसके बाद स्टार्ट हुई प्री हिस्टोरिक एज यानी कि प्रागैतिहासिक काल। दिस पीरियड इज बिफोर रिटन हिस्ट्री, यानी कि यह लिखित इतिहास से पहले का समय था। पीपुल यूज्ड स्टोन टूल्स, लोग पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे। ओके, इस टाइम पे पत्थर के जितने भी औजार होते थे, जैसे हथौड़े जो पत्थर के ही बने रहते थे, वही चीज़ों का वे लोग इस्तेमाल करते थे। ओके, अब जो ये प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज है, इसको 3 पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, फर्स्ट पुरापाषाण युग यानी कि पैलियोलिथिक एज। ओके, इसमें लोग शिकार करते और फल इकट्ठा करते थे। इस टाइम पे जो लोग थे वो क्या करते थे, शिकार करते थे और फल इकट्ठा करते थे। दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वे एक जगह से दूसरी जगह जाते आते थे, यानी कि वो एक जगह नहीं रहते थे। इस टाइम पे जो पूरा पाषाण युग था, इस टाइम में वो लोग आग जो फायर का यूज करने लगे थे, उपयोग करना शुरू कर दिया था। भोजन संग्रहण, भोजन जो था उनका, जो फल, जो फूड्स थे, फूड्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते आते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, यानी कि दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर फूड। वो किस लिए जाते आते थे तो अपने भोजन के लिए। एक जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए अगर एक जगह फल हो गया तो वहां पे फल अगर नहीं मिला तो वो दूसरी जगह जाएंगे। ओके, ये कुछ बस ऐसे ही कुछ है पत्थर के कुछ है। ये सारे आपको मतलब कि कुछ टाइम पे वो कुछ स्रोत मिलते
थे वही सब है। यहाँ पे पत्थर के कुछ कुछ बने हुए हैं, यही सब है। अब बात करें मेसियोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग, पीपुल स्टार्टेड यूजिंग बेटर टूल्स यानी कि लोग अच्छे औजार को उपयोग करने लगे। फिशिंग एंड हंटिंग इम्प्रूव्ड यानी मछली पकड़ना और शिकार बेहतर हुआ। जो मध्य पाषाण युग था, इस टाइम पे लोग शिकार करना और भी अच्छे तरीके से जान गए थे। मछली पकड़ते थे और बहुत सारे शिकार करते थे। लोग अच्छे औजारों का उपयोग करने लगे। जो टाइम पत्थर का यूज था, तो इस टाइम भी पत्थर का यूज है, लेकिन उस पत्थर से अच्छे अच्छे औजार बनाने लगे, उसका सही से यूज करने लगे। ये काम था उस टाइम। एंड अगर हम बात करें जो ये पूरा पाषाण युग, ये कब से कब हुआ था? पूरा पाषाण युग 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व यानी कि 10,000 बीसी तक, बीसी से स्टार्ट हुआ था। 10,000, ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो पूरा पाषाण युग था, पैलियोलिथिक एज, वो कब से था? तो 10,000 ईसा पूर्व यानी 10,000 बीसी, आप याद रखना। ओके, अब बात करें मध्य पाषाण युग, तो मध्य पाषाण युग 9,000 ईसा पूर्व से, 9,000 ईसा पूर्व से कितना, 4,000 ईसा पूर्व तक, 4,000 ईसा पूर्व तक था। तो ये भी याद रखना। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि मेसियोलिथिक एज कब से कब तक था? तो 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक था। इस टाइम पे जो जलवायु थी, वो बहुत सारी बदलावें हुई थी जलवायु में। भारत के देखो, अब भारत के बहुत सारे प्लेसेस हैं जो मध्य पाषाण स्थल है, जैसे ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी 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 जो है वो अभी है कहाँ? मैसूर, मैसूर आप जानते होंगे, मैसूर वहाँ पे है ब्रह्मगिरी। फिर नर्मदा, नर्मदा नर्मदा फिर विंध्य, विंध्य विंध्य फिर उसके बाद सराय, नाहर, राय आदि है। यानी कि जो कौन कौन से, ब्रह्मगिरी, नर्मदा, विंध्य, सराय, नाहर, राय आदि क्या थे? मध्य पाषाण युग के स्थल थे। समझ गए? अब बात करें नव पाषाण युग यानी कि न्यूलिथिक एज, पीपुल स्टार्टेड फार्मिंग। ओके, इस टाइम पे लोग खेती करना स्टार्ट कर दिए थे। जो खेती करना था वो इस टाइम से स्टार्ट हो गया था, इस टाइम से। अब है कि दे बिल्ड परमानेंट हाउसेज, उन्होंने अस्थाई घर बनाए। यानी कि पहले कहाँ रहते थे? पहले कहाँ रहते थे? पहले यहाँ पे है कि गुफाओं में रहते थे। अर्ली ह्यूमंस कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। बट अब कहाँ? अब एक अपना अस्थाई घर बनाए, जहाँ पे जैसे अभी आप लोग एक अस्थाई जगह पे रह रहे हो, परमानेंट प्लेस पे रह रहे हो, वैसे ही वहाँ पे अस्थाई घर बनाना स्टार्ट हो गया था। मानो लोग खेती करने लगे, यानी कि जो अभी फार्मिंग हो रहा है, वैसे ही वहाँ पे उस टाइम पे नव पाषाण युग जो था, उस टाइम पे स्टार्ट हो गया था। नव पाषाण युग कब से कब तक था? तो 4,000 ईसा पूर्व से कब? 1,800 ईसा पूर्व तक, 1,800 ईसा पूर्व तक। ओके, ये भी याद रखते हुए चलना है। यहाँ पे लिखा नहीं है स्लाइड्स पे नहीं लिखा गया, लेकिन आपको अच्छे से माइंड में लेकर चलते रहना है। ओके, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सही से, कब से कब तक था? तो 4,000 से 1,800 ईस्वी तक, 1,800 ईस्वी तक, ये याद रख लेना। मध्य पाषाण पूरा पाषाण युग कब से कब तक था? तो 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण युग कब था? तो 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद बात करें नव पाषाण युग, 4,000 से 18,000। मध्य पाषाण युग 9,000 से 4,000। नव पाषाण युग 4,000 से 1,800। ओके, अब बात करें आग की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ फायर। ओके, डिस्कवरी ऑफ फायर कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग में ही फायर का उपयोग होने लगा था। यानी कि पैलियोलिथिक एज से ही फायर का उपयोग होने लगा था, डिस्कवरी हो गया था। यानी कि आग की खोज, फायर हेल्प्ड इन कुकिंग एंड सेफ्टी। आग से खाना पकाना और सुरक्षा संभव हुई। उस टाइम पे खाना पकाना शुरू हो गया था आग से। और अपनी सुरक्षा के लिए जो मसाले आप जानते होंगे, बहुत सारे टीवी सीरियल में देखे होंगे, वही मसाल लेकर वो चलते थे अपनी सुरक्षा के लिए। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन, यह एक महत्वपूर्ण खोज थी।
अगर उस टाइम पे ये खोज किया गया तो अभी हम लोग और भी अच्छे तरीके से फायर का यूज कर रहे हैं। ओके, यानी कि ये जो था पूरा पाषाण पैलियोलिथिक एज से ही स्टार्ट हो गया था फायर का खोजना। ओके, यानी कि डिस्कवरी ऑफ फायर। फिर उसके बाद औजारों का विकास हुआ। औजारों का विकास, ह्यूमन मेड टूल्स फ्रॉम स्टोन एंड मेटल। उस टाइम से धातु का भी औजार बनाना स्टार्ट हो गया था, यानी कि मनुष्य ने पत्थर और धातु के औजार बनाए। एंड दिस मेड वर्क इजियर। इससे काम आसान हुआ जब जब वो अपने पत्थर और जो धातु के औजार जब बनाना वो लोग स्टार्ट कर दिए थे तो उससे काम आसान हो गया। अभी जैसे धातु के औजार हम लोगों के पास है तो उससे काम आसान हो गया। उस टाइम पे जो पत्थर था उससे और अच्छा धातु से बनना जब स्टार्ट हुआ तब से और भी अच्छे से कार्य होने लगे। उस टाइम पे वर्क आसानी से होने लगा। ओके, एग्रीकल्चर, लोग फसल उगाने लगे। पीपुल स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स। ओके, दिस लेड टू फूड सिक्योरिटी। इससे भोजन की उपलब्धता बढ़ी, यानी कि भोजन जब पहले कहाँ थे, पहले नेचर पे वे लोग डिपेंड थे कि नेचर से जो भी फल फ्रूट्स होंगे वही हमें खाकर गुजारा करना है। बट इस टाइम से खाना जो फसल उगाए फिर उसे पकाकर खाना स्टार्ट कर दिए थे। उस टाइम पे मसाला वगैरह नहीं था बट उसे पकाकर खाना उस टाइम से स्टार्ट हो गया था। ओके, फिर पशुपालन भी होने लगा, यानी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। पशुपालन भी होने लगा। एनिमल्स वेयर कीप्ड फ्रॉम मिल्क एंड वर्क। जानवरों को दूध और काम के लिए पाला गया, यानी कि जो बहुत सारे बैल थे, बैल से वे लोग काम करवाया करते थे खेतों में। फिर उनसे दूध वगैरह भी लेकर वे पीते थे। एग्जाम्पल काउ, गोट, हॉर्स। गाय, बकरी और घोड़ा वे लोग स्टार्टिंग में पालने लगे। ओके, स्टार्टिंग में। अब बात करें कि व्हील, पहिया यातायात में सहायक बना। द व्हील हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। ओके, इट मेड फॉर ट्रेड इजियर। इससे व्यापार आसान हुआ। जब एक जगह से दूसरे जगह तक वे लोग ले जाने लगे तो उस टाइम पे काम आसानी हो गया। अब ये सब कब था, ये सब कब हुआ, यहाँ पे है क्या, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज में ही पूरा पाषाण, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग में मिलकर ये सारी चीजों का यूज होने लगा व्हील तक। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ विलेजर्स, यानी कि ग्रामीणों का विकास होने लगा। पीपुल लिव्ड इन ग्रुप्स। लोग समूह में रहने लगे। विलेज वेयर फार्म्ड। गांव बने, फॉर्म्ड। गांव बनना स्टार्ट कर दिए। जब एक समूह में रहने लगे तो वो एक गांव विकसित हो गया, विलेज हो गया। ओके, फिर नदी घाटी सभ्यता तब स्टार्ट हुई, यानी कि रिवर वैली सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशंस ग्रेव नियर रिवर्स, यानी कि नदियों के पास सभ्यताएं विकसित हुई। जैसे एग्जाम्पल है इंडस, नाइल, जैसे सिंधु नील नदी। ओके, अब बात करें हाउ डिड द रिवर वैली सिविलाइजेशंस कम टू द एन एंड, यानी नदी घाटी सभ्यताओं का अंत कैसे हुआ। ओके, तो सबसे पहला कारण बाढ़। सेकेंड, क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। फिर थर्ड है ड्राइंग और चेंजिंग कवर्स कोर्स ऑफ रिवर्स, यानी कि नदियों का सूखना या मार्ग बदलना। डिक्लीन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का पतन। वार एंड इन्वेंशंस, यानी कि युद्ध और आक्रमण। माइग्रेशन ऑफ पीपुल, यानी कि लोग का पलायन। ये जो इतने इंपॉर्टेंट जो है, इस कारण से जो रिवर वैली सिविलाइजेशन था उसका पतन हो गया, उसका पतन हो गया, यानी कि वो बच नहीं पाया। ओके, अब बात करें इसमें जो हमने अभी पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता भी है। पहले हम बात कर लें निष्कर्ष, यानी कि कंक्लूजन। रिवर वैली सिविलाइजेशन एंडेड ड्यू टू नेचर एंड ह्यूमन कॉजेज, यानी कि नदी घाटी सभ्यताओं का अंत प्राकृतिक और मानवीय कारणों से हुआ है। ओके, मानवीय कारण कौन कौन से है। मानवीय कारण ये है कि पहला तो युद्ध हुआ, कृषि का पतन मतलब होने लगा, लोगों का पलायन होने लगा। इन कारणों से वो हो गया, पतन हो गया जो रिवर वैली सिविलाइजेशन। अब बात करें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, यानी कि यह सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इट हैड प्लान्ड सिटीज, इसके शहर योजनाबद्ध थे। ओके, अब बात करें इसमें बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी विकसित हुई, बहुत सारी इसका भी पतन हुआ, बट वो किन किन कारणों से। सबसे पहले हम बात करें कि
हाउ डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे समाप्त हुई। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो वो नदी कौन कौन सी नदी के पास थी। ये पहले सिंधु नदी, फिर उसके बाद घग्गर घग्गर, उसके बाद हकरा नदी के किनारे, हकरा हकरा नदी के किनारे, इन नदियों के किनारे जो कि अभी पाकिस्तान और उत्तर भारत में अभी है। ओके, ये जो नदी है, ये नदी अभी फिलहाल पाकिस्तान और उत्तर भारत में है। इस सभ्यता के ये जो सभ्यता है, ये इसमें हड़प्पा सभ्यता भी शामिल है। ओके, इसमें हड़प्पा सभ्यता के भी शामिल है, ऐड है। एंड जो दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी वो क्या थे, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, जो कि 1921 में रावी पर था। ओके, एंड अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, जो 2500 ईस्वी से 2500 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व तक ये चला, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात करें इसका सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त कैसे हुई, यानी कि इंड कैसे हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहला कारण था बाढ़, यानी कि फ्रीक्वेंट फ्लूड्स ऑफ द इंडस रिवर डिस्ट्रॉयड सिटीज, यानी कि सिंधु नदी की बार बार आने वाली बाढ़ से शहर नष्ट हुए। यानी कि जब बाढ़ आएगा तो उस टाइम पे जो बाढ़ आती है तो उससे कई शहर नष्ट हो जाती है। एंड उस टाइम पे उतने विकसित नहीं थे कि फिर से शहर बना लिया जाए। ओके, पहला कारण। दूसरा कारण था क्लाइमेट चेंज इन क्लाइमेट, यानी कि जलवायु परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट बिकम ड्राई एंड रेनफुल डिक्रीज, जलवायु शुष्क हो गई और वर्षा कम हो गई। एग्रीकल्चर वाज बैडली अफेक्टेड, कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ा। जब वर्षा नहीं होगी, जब शुष्क हो गई, जलवायु एकदम मतलब कि खराब हो जाएगी, तो क्या कृषि होगी, फार्मिंग होगी, नहीं होगी। फार्मिंग 100% नहीं होगी। अभी आपने जैसे कि साइंस के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा कि उसके लिए बारिश जो जल होती है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उस टाइम पे बारिश पे ही लोग निर्भर रहते थे। ओके, उस टाइम पे तो इसलिए जलवायु परिवर्तन से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे फर्क पड़ा। ओके, फिर उसके बाद नदियों का सूखना, यानी कि ड्राइंग ऑफ रिवर्स लाइक सरस्वती घग्गर ड्राइड अप, यानी कि सरस्वती जो थी, फिर घग्गर जैसी नदियाँ सूख गई। वाटर स्कैरसिटी इंक्रीज, पानी की कमी हो गई। जब पानी की कमी हो जाएगी नदिया में तो क्या उससे भी फसल होगी, नहीं होगी। इस कारण से भी एक और हो गया, कृषि नहीं होगी तो लोग खाएंगे क्या, खाएंगे नहीं तो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। तो इस कारण ये भी कारण है। यहाँ पे है फिर से व्यापार का पतन, डिसलिन ऑफ ट्रेड विद अदर सिविलाइजेशन रिड्यूस्ड, अन्य सभ्यताओं से व्यापार कम हो गया, यानी एक जगह से दूसरे जगह के लोगों के साथ व्यापार कम हो गया। अभी जैसे इंडिया है, इंडिया क्या अपने अंदर ही व्यापार करके जो बिजनेस करके हो जाता है, नहीं, उसके लिए दूसरे देश से भी व्यापार करना होता है, ट्रेड करना होता है। ओके, तो इस कारण से उस टाइम पे ऐसे नहीं होने लगे, उस टाइम से रुक गए, तो इस कारण से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। इकोनॉमिक्स लाइफ वीकनेड, आर्थिक जीवन कमजोर हो गया, जिसे अगर जब एक जगह से दूसरी जगह व्यापार नहीं होगा तो उससे आर्थिक जीवन पे तो कमी आएंगी ही, इकोनॉमिक पे। ओके, फिर उसके बाद है कि माइग्रेशन ऑफ पीपुल, लोगों का पलायन, यानी कि जब ये सारी सुविधाएं जो है, कृषि नहीं होगी, व्यापार नहीं होगी, तो लोग शहर छोड़कर तो जाएंगे ही, सिटी छोड़कर तो जाएंगे ही। यानी कि शहर धीरे धीरे उजड़ गए, सिटी स्लोली बिकम एम्प्टी, पीपुल स्टार्ट लिविंग सिटीज, यानी कि लोग शहर छोड़कर अन्य स्थानों पर जाने लगे। ओके, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इन ड्यू टू नेचुरल रीजन्स नॉट वार, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत प्राकृतिक कारणों से हुआ, युद्ध से नहीं हुआ। जब बाढ़ नहीं आएंगे तो कृषि नहीं होगा, कृषि नहीं होगी तो व्यापार भी कम होगा, जब व्यापार कम होगा तो भाई लोग रहेंगे नहीं रहेंगे तो सीधी सी बात, जो भी थी वो प्राकृतिक कारणों से, नेचुरल रीजन से वो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ, द एंड हो गया। ओके,
अब बात करें सोशल लाइफ उस टाइम पे कैसी थी। लोग परिवार में रहते थे, पीपुल लिव्ड इन फैमिलीज, वे नियमों का पालन करते थे, यानी कि दे फॉलोवर्ड रूल्स। वे मतलब एक नियम बनाकर, जैसे हर घर में एक नियम रहता है कि हाँ ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, वैसे वो लोग नियम बनाकर रहने लगे, एक साथ रहने लगे, एक परिवार, लोग परिवार में रहने लगे। यानी कि एक आदमी, जैसे अभी आप एक फैमिली हो, उस टाइम से उस रहने लगे थे उस टाइम पे। ओके, सांस्कृतिक जीवन कैसे था, तो पीपुल डेवलप्ड आर्ट एंड रिलीजन, लोगों ने कला और धर्म विकसित किया। फेस्टिवल्स वेयर सेलिब्रेटेड, त्यौहार मनाए जाते थे। उस टाइम से स्टार्ट हो गई जो फेस्टिवल्स थे उनको सेलिब्रेट करना स्टार्ट हो गया था, जो अभी तक चलते आ रहा है। लोगों में कला और धर्म विकसित किया, जैसे कि अभी भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पूजा पाठ वगैरह होती है। एंड जो सांस्कृतिक जो कार्य है, कल्चरल जो वर्क है, वो सारी चीज़ों का अभी तक पालन करते आ रहे हैं। जैसे मधुबनी आर्ट, वो अभी भी मधुबनी आर्ट फेमस है उतना ही जितना पहले था। ओके, अब बात करें टेक्नोलॉजी। उस टाइम पे टूल्स एंड मशीन्स वेयर इन्वेंटेड, यानी औजार और मशीन बने। ये कब बना, आधुनिक में। लाइफ्स बिकेम कंफर्टेबल, जीवन आसान हो गया। जब जब औजार बनी, मशीनें बनी, तो जीवन भाई आसान हो ही जाएगा। जैसे अभी है, जैसे अभी आपके पास फ़ोन है, फ़ोन से एक जगह से दूसरी जगह आप घर बैठे कॉल कर सकते हो। पहले क्या था, पहले चिट्ठी लिखो, फिर वो चिट्ठी वहाँ तक जाएगी, फिर वहाँ से रिप्लाई आएगा, तो इसमें टाइम लगता था। अगर आपका मन है 1 मिनट में बात करना है इस व्यक्ति से, तो आप 1 सेकंड में, मतलब 1 मिनट के अंदर बात कर सकते हो। आसान है, तो आसान हो जाता है। ओके, फिर अब स्टार्ट हो गया क्या, मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रेव, यानी कि विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ इस टाइम पे। सिटीज एंड इंडस्ट्रीज डेवलप्ड, शहर और उद्योग बड़े तो भाई बिजनेस भी बढ़ने लगा। ओके, विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ, जैसे कि साइंस से बहुत सारे काम होने लगे। साइंस से जो अभी आप साइंस पढ़ रहे हो, उस टाइम पे भी ये स्टार्ट हो गया। जो कृषि के लिए साइंस का यूज होने लगा उस टाइम पे। बहुत सारी तकनीकी का विकास हुआ, जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें आप देखते आ रहे होंगे उस टाइम पे। बहुत सारी मशीन, जैसे कैमरा उस टाइम पे दूसरा था, अभी भी दूसरा है। ओके, इस टाइप से होते आ गया। निष्कर्ष क्या निकला, ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप्ड स्टेप बाय स्टेप, यानी मानव सभ्यता धीरे धीरे विकसित हुई। फ्रॉम केव्स टू मॉडर्न सिटीज, गुफाओं से आधुनिक शहर तक। यानी जो कहाँ पहले कहाँ रहते थे, गुफाओं में, अब कहाँ रह रहे हैं, एक शहर बनाकर मॉडर्न सिटीज में रह रहे हैं। ओके, अब बात करें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से पहले, सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक बार और फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। पहली बात कि जो ये हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉरी, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक अगर आप पढ़ते हो भाई, रियली मैं बता रहा हूँ, आपके यहाँ से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सारी चीज़ों का पता चलेगा। भौगोलिक विस्तार कैसे हुआ, नगर नियोजन कैसा था, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक वीडियो में जानने वाला है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से आप लोग पढ़ना। मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता पे, साथ ही साथ बाकी सारे सभ्यताओं पे। एंड अब बात करें कि क्या ये जो है आपको समझ में आया। लोग जो मध्य पाषाण था, मेसोलिथिक एज, आई नो कि मैं फास्ट थोड़ा ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, बट ये आपको समझते हुए जाना। यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं इनको आपको नोट करना है, एक नोट्स बनाना है। उसमें देखो, जैसे ये क्या है, पूरा पाषाण युग, ये इसका मैं टाइम भी बताऊं कि किस टाइम से किस टाइम तक ये हुआ है, तो इसे आप नोट करते हुए जाना। अब टाइम आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच फैक्टर प्लेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, यानी कि प्रारंभिक सभ्यताओं के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। ऑप्शन ए माउंटेन यानी पर्वत, ऑप्शन बी रिवर्स यानी कि नदियाँ, ऑप्शन सी डेजर्ट्स यानी मरुस्थल, ऑप्शन डी फॉरेस्ट्स यानी कि जंगल। तो जैसे कि अभी आपने पढ़ा होगा कि जितने भी हमने अभी
काल के बारे में हमने पढ़ा है, प्रागैतिहासिक काल, फिर पुनर्पाषाण काल, उसके बाद मेसोलिथिक एज। तो इसमें आपने देखा होगा सभी में नदियों की बात है, यानी कि रिवर्स। यानी कि सिंपल सा है कि प्रारंभिक सभ्यता के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो नदियाँ ने। नदी थी उस टाइम पे ही, जो भी थी वो नदिया से ही होने लगी थी। सिंधु घाटी क्या है? सिंधु घाटी कैसे नाम पड़ा? सिंधु नदी के पास के जो एक लोग रहते थे उसके हिसाब से ये नाम पड़ा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी इंडस यानी कि सिंधु, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्रा। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि सिंधु जो है, सिंधु घाटी कैसे नाम चली? तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों से। ओके, तो ऑप्शन सी सिंधु इज करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ऑप्शन सी सिंधु नदी के किनारे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर शोज एडवांस टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत नगर योजना को क्या दर्शाता है? ऑप्शन है बिग प्लेस यानी बड़े महल, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग आर्मी मजबूत सेना, ऑप्शन सी वेल प्लान ड्रैगनेज सिस्टम यानी कि अच्छी जल विकास निकास व्यवस्था, ऑप्शन डी हज टेम्पल्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 3 का हो जाएगा वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम यानी अच्छी जल विकास निकास व्यवस्था जो थी। उन्नत नगर योजना क्या थी? जैसे कि उन्नत नगर योजना का जो सिंधु घाटी की थी, इसमें क्या था कि अलग अलग जैसे निकासी जो जल था उसके निकासी के लिए बहुत सारी थी, क्या बोलते हैं, नाले नाले बनाए जाते थे। तो ये भी ऑप्शन सी ही हो जाएगा। मजबूत सेना का कहीं जिक्र नहीं हुआ, बड़े महल का भी जिक्र नहीं हुआ, मंदिरों का भी जिक्र इसमें नहीं हुआ है। तो ऑप्शन सी वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम यानी अच्छी जल निकास व्यवस्था के कारण उन्नत नगर योजना को दर्शाता है सिंधु घाटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द डिक्लीन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए फॉरेन इन्वेशन यानी कि विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी नेचुरल चेंज लाइक फ्लूड्स एंड क्लाइमेट चेंज यानी बाढ़ व जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक कारण, ऑप्शन सी लैक ऑफ रूल्स यानी कि शासकों की कमी, ऑप्शन डी स्प्रेड ऑफ डाइजीज यानी बीमारियां। तो जैसे कि मैंने पहले बताया यहाँ पे, अभी आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो क्या है, सॉरी इधर है, हाँ, तो यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत प्राकृतिक कारणों से हुआ, युद्ध से नहीं। तो प्राकृतिक कारण क्या क्या थे? बाढ़ थे वगैरह, बाढ़ थे, बहुत सारी लोगों का सही से न रहना, ये भी था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नेचुरल चेंजेस लाइक फ्लूड्स एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन हुए, बाढ़ बाढ़ आने लगी, ये सारी चीज़ों से थे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड रिवर वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन, नदी घाटी सभ्यता क्यों समाप्त हुई? ओनली वार्स केवल युद्ध, ओनली फ्लूड्स केवल बाढ़, या नेचुरल एंड ह्यूमन कॉजेज यानी प्रकृति और मानवीय कारण, या ऑप्शन डी लैकर्स ऑफ ट्रेड यानी व्यापार की कमी। तो इसका भी मैं आंसर दिखाई देता हूँ। अगर आपने अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ों को पढ़ा होगा तो रियली मैं बता रहा हूँ कि आप 100% ये पढ़ चुके होंगे अच्छे से। यहाँ पे है नदी घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ है, यानी हाउ डिड द रिवर वैली सिविलाइजेशन केम टू एन एंड। ओके, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फ्लूड, सेकेंड है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन वाले सॉरी नेक्स्ट है कि ड्राइंग एंड चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर्स यानी नदियों का सूखना या मार्ग बदलना, डिक्लीन ऑफ एग्रीकल्चर कृषियों का पतन, वार्स एंड इन्वेंशन यानी युद्ध और आक्रमण, माइग्रेशन ऑफ पीपुल यानी कि लोगों का पलायन। यानी कि इससे, और यहाँ पे है निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है, रिवर वैली सिविलाइजेशन इन ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन कॉजेज यानी नदी घाटी सभ्यताओं का अंत प्रकृति और मानवीय कारण से हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या भाई, सी ही होगा। ऑप्शन नंबर सी नेचुरल एंड ह्यूमन कॉजेज यानी प्रकृति और मानवीय कारण। तो देखो, जो अच्छे से पढ़े होंगे, ये पूरे जितना मैं पढ़ाया हूँ भाई, वो जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे वो इसका सही आंसर दे देंगे। देखो ये कितने मिनट, 30 मिनट में हमने
डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया 30 मिनट। एंड ये 30 मिनट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वो कैसे, देखो इसमें जितना भी फास्ट हो सका उतना हमने पढ़ाया, सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए अच्छे तरीके से। अब इसमें हम बात करें कि इंडस वैली जैसे सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो पे वर्क कर रहा हूँ, वो सेपरेट वीडियो आएंगी। एंड आई विल ट्राई टू डू कि हम लोग एक जो क्या होता है 3D एनिमेशन के साथ हम लोग समझा दें सिंधु घाटी सभ्यता को। तो बस उसके लिए थोड़ा वेट करते रहो। जो भी शेड्यूल है वो आप कम्युनिटी पोस्ट में हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट मेरा जो क्लास रहने वाला है वो क्या साइंस का रहने वाला है, साइंस। तो उसमें हम लोग पहले सिलेबस को जानेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भी हमारा रहने वाला है क्लासेस का शेड्यूल, उस टाइम से हम लोग उस हिसाब से हम लोग करते चले जाएंगे। इससे पहले मैं SST का सोशल साइंस का मैं सिलेबस डिस्कशन किया था मैंने, एंड इस बार हमने क्लास को कंडक्ट किया। ओके, तो मिलते हैं फिर हम लोग साइंस के सिलेबस डिस्कशन क्लास में। बाय बाय एवरीवन।